बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन एरा और विक्टोरियन पीरियड के ऊपर हम बात करेंगे, उनके राइटर्स के ऊपर। अगर आपको पता है बेटा, अगर आप इससे पहले लेक्चर को देख चुके हो तो वहाँ पर हमने वो दोनों क्लासेस के अंदर हमने वो प्रॉपरली विक्टोरियन एरा को हमने क्लासिफाइड किया था और इनके वो फीचर्स हम पूरे डिस्कस कर चुके हैं कि लिटरेचर विक्टोरियन एरा का किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुई। और जो है फिर जो है हमने एज ए होल विक्टोरियन एरा को दो में तकसीम किया था। अर्ली विक्टोरियन जो कि हमारे पास 1832 से शुरू होता है तकरीबन 1870 तक, और फिर हमने लेटर विक्टोरियन जो कि हमारे पास 1870 से लेकर 1901 तक जाता है। इसके राइटर्स भी हमने डिस्कस की और जो कुछ डिस्कस करना था मेरे ख्याल में डिटेल के साथ हम वो सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अब राइटर्स बेटा, अगर इसके वो राइटर्स के ऊपर हम बात कर ले दो पीरियड्स के, अगर हम इसके अंदर हम डिफरेंस देख ले तो बेटा ये बड़ा अफेरेंट है, बिल्कुल ज़ाहिर है। अगर हम बुनियादी तौर पे देख ले सो एक ग्रुप से वो ताल्लुक़ रखते हैं। एक ग्रुप का मतलब ये है कि एक एज से हम वो ताल्लुक़ रखते हैं, और ये सारे जो है इधर एक लाइन है कि दे वर ऑल दी चिल्ड्रन ऑफ द न्यू एज ऑफ डेमोक्रेसी। अब बेटा आपको पता है कि रिफॉर्म एक्ट जो 1832 में पास हुई, 1832 में टेनिसन का कलेक्शन ऑफ पोएम भी पब्लिश हुआ था जिसका नाम था पोम्स, और उस एक्ट ने और फिर जो है वो 1864 में भी पास हुई, जिसने क्या लाया, जिसने डेमोक्रेसी लाया, लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए वोटिंग राइट लाया। ठीक है ना। सो दे ऑल वर दी चिल्ड्रन ऑफ द न्यू एज ऑफ डेमोक्रेसी, द न्यू एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अब इंडिविजुअल मतलब ये है कि जब इंसान को, एक कॉमन आदमी को जब वोट डालने का हक मिला तो इसका मतलब ये है कि नाउ ही हैज़ अ स्पेस ऑन दिस यूनिवर्स, ही हैज़ इट्स ओन वैल्यू ऑन दिस यूनिवर्स। ओके, एंड अ रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और एक तेज़ी से वहाँ पर मैंने आपको बोला कि इससे पहले रोमांटिक एरा में जो हमारे पास इंग्लैंड था वो एग्रीकल्चर इंग्लैंड था। अब ये हमारे पास इंडस्ट्रियल इंग्लैंड बनना शुरू हुआ, इन साथ साथ मटीरियल एक्सपेंशंस, मतलब ये है मटीरियल भी ज़्यादा होते जाते थे। तो बेटा आपको पता चला कि जितने भी हमारे पास इधर राइटर्स है तो वो सारे जो है वो देवर दी चिल्ड्रन ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड मटीरियल एक्सपेंशंस, द एज ऑफ डाउट एंड पेसिमिज्म। बेटा अब मैं आपको फिर ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ बेटा, द एज ऑफ डाउट एंड द एज ऑफ पेसिमिज्म। याद रखिए बेटा, अगर हम विक्टोरियन एरा का बात कर ले सो बेटा यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा टॉप पे थी। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी चल रहा था। कंट्रोवर्सी किस चीज़ के दरमियान चल रहा था? रिलीजन एंड साइंस के दरमियान चल रहा था। मैंने आपको बोला कि चार्ल्स डार्विन ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लिखी कि इंसान का इर्तिका कैसे हुई, तो ये साइंस था। और क्रेस्ट जितने भी ईसाई लोग थे वो अलग व्यू, तो रिलीजियन प्लस साइंस का कंट्रोवर्सी चल रहा था। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो एज इसको हम समझते हैं, सो इट वाज द एज ऑफ डाउट। अब द एज ऑफ डाउट ये इसलिए था कि उनको नहीं पता था कि हम किस रास्ते पे जाए और कौन सा रास्ता हम इख्तियार कर ले। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था एंड दैट वाज कंप्रोमाइज़। वो कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करता था, ठीक है ना। और वो पेसिमिस्टिक अप्रोच, मतलब ये है कि वो जो भी सोच वो मतलब मायूस थे सब लोग, ठीक है ना। इधर जो है मैं आपको अगर बताऊँ सो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने एक पोम लिखी है, द लेडीज़ ऑफ शैलेट। अगर लेडी ऑफ शैलेट के ऊपर आप थोड़ा सा मैं आपको बताऊं बेटा, तो यहाँ पर एक लेडी है शैलेट नामी, जो कि एक आइलैंड के ऊपर इसको रखी गई है, और उसको ऐसी कोई ख़ास कमरे में रखी गई है जिसको दुनिया का कुछ ही नज़र नहीं आता। और जब वो दुनिया देखना चाहती है तो उनके लिए एक छोटा सा शीशा लगा हुआ है। वो उस शीशे के पास जाके उस शीशे से वो देखता है। अब उनको नहीं पता कि रियलिटी क्या है,
समझ आती या नहीं? यानी ये आपको, मैं आपको डाउट वाला थीम थोड़ा समझाता हूँ कि कैसा ये एज ऑफ डाउट था। उनको नहीं पता होता था कि रियली दुनिया है क्या, वाकई ये है क्या, और वो जो है इस शीशे में देख के और बस वो खुद को सेटिस्फाई करते हैं कि यस वट एवर इज़ देयर इन द मिरर दैट इज़ एवरीथिंग। अब देखिए बेटा, यहाँ पर दो थीम्स आपको क्लियर होते जा रहे हैं। नंबर वन, द एज ऑफ डाउट। She is still not clear what is there, as all the peoples of the society were not clear whether religion is saying correct or science is saying correct. So all them were having compromise. Who were having compromise? All the society were having compromise. And what is literature? Literature is life. What is life? Whatever is there in our society, that is our life. So बेटा, राइटर्स तो हम सोसाइटी से नहीं डिटेच करते, तो राइटर सोसाइटी के अंदर जो कुछ देखता है उसको एक लिटरेचर का वो शक्ल देता है। तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि हाउ इट वाज द एज ऑफ डाउट एंड द एज ऑफ पेसिमिज्म फॉलोइंग द न्यू कंसेप्ट विच फॉर्मुलेटेड बाय द अंडर द नेम ऑफ एवोल्यूशन। क्योंकि मैंने बता दिया कि एक न्यू कंसेप्ट आया था, उसको द नेम ऑफ एवोल्यूशन, जो कि मैंने आपको बोला था कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ देम वर मेन एंड वुमेन मार्क ओरिजिनलिटी इन आउटलुक, इन कैरेक्टर और स्टाइल। अब बेटा इस लाइन को आप देख ले, ऑल ऑफ देम वर मेन एंड वुमेन ऑफ मार्क ओरिजिनलिटी इन आउटलुक, इन कैरेक्टर और स्टाइल का मतलब ये है कि हर एक बंदा जो है वो सोच कर सकता था, हर एक बंदे का अलग आइडिया था, हर एक बंदे का अलग थाट था, और हर एक बंदे के पास अलग डिसीजन था। अब मैंने बोला ना कि इट वाज द एज ऑफ डाउट, तो हर एक बंदा, वो इंसान के जहन में, हर एक बंदे के जहन में जो सोच आता था वो वही सोच को अप्लाई करता था। और ऑल ऑफ देम वर क्रिटिक्स ऑफ देयर एज। और जितने भी राइटर्स हैं हम डिस्कस करते हैं, हमने इससे पहले वीडियोस में वो डिस्कस की, दे वर ऑल द क्रिटिक्स ऑफ देयर एज। अब देखिए बेटा, मैं आपको फिर बताता हूँ। अगर आपसे पूछा गया कि रोमांटिक एज इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ विक्टोरियन एज, हाउ, इसको ज़रा आप बयान करें कि कैसा रोमांटिक एज जो है वो विक्टोरियन एज का एक तसलसल है। तो बेटा याद रखिएगा, हमारे पास जितने भी विक्टोरियन एरा के अर्लियर राइटर्स हैं, जैसे कि हमारे पास विलियम वर्ड्सवर्थ हिस्ट्री कॉलेज, दे वर क्रिटिक्स ऑफ देयर एज, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारे पास जो राइटर्स हैं, दे वर क्रिटिक्स ऑफ देयर एज। सो इट इज़ द वन पॉइंट दैट इट वाज द कंटिन्यूएशन ऑफ द विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज। सिमिलरिटीज़ आपको नज़र आते हैं ना, ये भी हमारे पास क्रिटिक्स है और जो रोमांटिक थे वो भी हमारे पास क्रिटिक्स थे। देखिए, वर क्रिटिक ऑफ देयर एज एंड वर सिवियर क्रिटिक्स। अब बेटा याद रखिएगा, वो ऐसा, वो मतलब ये है कि कोई बात को वो नहीं छुपाता था। सिवियर क्रिटिक्स वट एवर वॉज देयर दे यूज टू से। अब बेटा आपसे मैं थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ, यू नो व्हाट इज़ क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर? बेटा क्रिटिसिज्म इज़ एक्चुअली एवोल्यूशन। आपको एक टेक्स्ट दी गई है, अब अपने सोच के, आपके पास जो आइडिया है, आपके पास वो आपका रेशनैलिटी जितना है, आप इसके पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी को दोनों को बयान करें। तो बेटा दैट इज़ क्रिटिसिज्म। ये नहीं कि आप जो हैं वो कोई बेटरमेंट लाए या आप जो है सिर्फ नेगेटिविटी, नहीं, यू विल हैव टू डिस्कस बोथ गुड एंड बैड पॉइंट्स, दैट इज़ व्हाट क्रिटिसिज्म। ऑल ऑफ देम वर इन सर्च ऑफ बैलेंस। अब ये हमारे पास क्या हो रहा है? ऑल ऑफ देम वर इन सर्च ऑफ बैलेंस, स्टेबिलिटी, रेशनल अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज टाइम वॉज रेपिडली चेंजिंग। देखिए बेटा, दूसरा पॉइंट कि कैसा वो रोमांटिक के साथ वो एसोसिएट है, और हाउ रोमांटिक एज इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द विक्टोरियन एरा। सो ऑल ऑफ देम वर इन सर्च ऑफ बैलेंस। अब बैलेंस, उसके ज़िंदगी में मटेरियल बहुत कुछ थे, लेकिन बैलेंस उनके ज़िंदगी में नहीं थे, स्टेबल वो नहीं थे।
रेशनल अंडरस्टैंडिंग उसके पास कैसा नहीं था, कन्फ्यूजन। याद रखिएगा बेटा, वन थिंग इज़ वेरी सर्टन इन द विक्टोरियन एरा एंड दैट इज़ अनसर्टेनिटी इज़ वेरी सर्टन। ठीक है ना, ठीक है। एंड साथ साथ रेपिडली चेंज आता था, रेपिडली चेंज। नंबर वन सबसे बड़ा चेंज साइंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साथ साथ और भी मटीरियलिज्म की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जाने लगे। और ये लोग रोमांटिक की तरह वो स्टेबिलिटी, वो कहते हैं कि नहीं हमें ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, वी वांट अ स्टेबल लाइफ। द ग्रेट राइटर्स ऑफ द विक्टोरिया। अब यहाँ पर बेटा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे पास जितने भी ग्रेट राइटर्स हैं, जिस तरह मैंने बोला ना कि हम बड़े ज़बरदस्त दो आइडियाज़ को हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन, द ग्रेट writers of the Victorian age made akin means similarity to a certain extent to the great writers of the new classical school। अब एक क्वेश्चंस, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि हाउ हमारे पास जो विक्टोरियन राइटर्स है उनका सिमिलरिटीज़ है न्यू क्लासिकल स्कूल के साथ, या न्यू क्लासिकल जो हमारे पास 17वीं सेंचुरी है, इससे पहले हम पूरे डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। नाउ याद रखिए बेटा, ये दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसको कैसे उसका सिमिलरिटीज़ थे, तो येस सर्टेनली विक्टोरियन राइटर्स एंड द न्यू क्लासिकल राइटर्स शेयर सम सिमिलरिटीज़ इन टर्म्स ऑफ थीम। याद रखिएगा चंद सिमिलरिटीज़ हैं, उनका थीम्स कुछ हद तक एक है, स्टाइल, लिटरेरी एलिमेंट्स। बोथ द पीरियड एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ रीज़न, दोनों जो है वो द इम्पोर्टेंस ऑफ रीज़न के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, मोरालिटी के ऊपर एंड सोशल नॉर्म्स के ऊपर अपने काम में। फॉर एग्जांपल अगर हम विक्टोरियन राइटर्स को देख ले, ऑफन एक्सप्लोर सोशल इश्यूज़, वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं, क्लास डिवीज़न के ऊपर वो बात करते हैं, एंड सोशल डिलेमाज। अब मैं आपको बोला ना, यू नो व्हाट इज़ डिलेमा? डिलेमा इज़ विच वे इज़ करेक्ट। फॉर एग्जांपल यू आर, अगर आप, मैं आपको एक द रोड नॉट टेकन एक पोम है, किसने लिखी है? रोड नॉट टेकन। यहाँ पर वो एक डिलेमा में वो राइटर वो फंसा है कि मैं कौन सा, वो जंगल में जा रहे हैं, उनके सामने वो दो रास्ते आते हैं। तो विक्टोरियन के अंदर भी हमारे पास दो रास्ते हैं, रिलीजन एंड साइंस। अब वो कंफ्यूज है कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार कर लूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी वो लोग कंफ्यूज है कि मैं रिलीजन की तरफ जाऊँ या साइंस की तरफ जाऊँ। साइंस मुझे जो कुछ देता है दैट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, और जो रिलीजन हमें देता है देयर इज़ नो नीड फॉर लॉजिक इन द रिलीजन। तो मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ? तो ये लोग बड़े कंफ्यूज। याद रखिए डिलेमा इज़ द एक्सट्रीम पीक ऑफ कन्फ्यूजन, जब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। और इस तरह हमारे पास न्यू क्लासिकल भी थे। हावेवर देयर आर टू डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस बिटवीन द टू लिटरेरी पीरियड्स। यहाँ पर हमारे पास दो बड़े डिस्टिंक्ट वो क्या हैं, डिफरेंसेस है। विक्टोरियन लिटरेचर टेंड्स टू बी मोर फोकस्ड ऑन इमोशनल एक्सप्रेशंस, इमोशनल एक्सप्रेशंस के ऊपर बड़े फोकस करते, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, एन एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। ठीक है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर भी वो बड़ा फोकस करते हैं कौन? विक्टोरियन। एंड द न्यू क्लासिकल पीरियड ऑन द अदर हैंड was characterized by a stricter adherence of formal structure and focus on reason, order and rationality। न्यू क्लासिकल तो आपको पता है कि वो एक ख़ास आर्डर अपने पोइट्री के लिए, वो एक ख़ास स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं लिटरेरी के लिए, और साथ साथ वो रीज़न के ऊपर, ऑर्डर के ऊपर एंड रेशनैलिटी के ऊपर फोकस करते हैं। तो बेटा ये आपको पता चला कि हाउ जो है विक्टोरियन राइटर्स जो है वो सिमिलरिटीज़ शेयर करते हैं न्यू क्लासिकल राइटर के साथ, वो थीम्स को सेम शेयर करते हैं, स्टाइल को एंड लिटरेरी एलिमेंट्स को, और दोनों जो है रीज़न, मोरालिटी एंड सोशल नॉर्म्स के ऊपर जो है फोकस करते हैं। अब बेटा अगर हम देख ले तो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि रोमांटिसिज्म जो हमारे पास से, जो कि हमारे पास 1798 से शुरू होता है, इज़ द कंटिन्यूएशंस ऑफ, जो इसका वो कंटिन्यूटी है विक्टोरियन एरा के अंदर। क्वेश्चन मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। क्रिटिक्स का कहना है कि जो विक्टोरियन एरा हमारे पास है, इट इज़ नॉट अ सिंगल एंड डिस्टिंक्ट एरा, आई वुड से
इट इज़ रादर द कंटिन्यूएशन ऑफ रोमांटिक एरा। तो हाउ नाउ यहाँ पर बेटा अब थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाए, अब हम इसको साबित करते हैं कि कैसा जो है विक्टोरियन एरा इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ रोमांटिक एरा। तो बेटा ऊपर भी हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस की। नंबर 1, ये राइटर्स रोमांटिक एरा के जितने भी राइटर्स थे दे वर क्रिटिक्स ऑफ देयर एज। विक्टोरियन एरा के अंदर जितने भी राइटर्स थे दे आर क्रिटिक्स ऑफ देयर एज। सिमिलर पॉइंट। नंबर 2, दे वर ऑल्सो in search of stability. They are also in search of stability. They were also escaping from materialism and they are also escaping from materialism. Here यहाँ पर चंद पॉइंट्स है जो मैं लिख चुका हूँ वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। Victorian age was the continuations of romantic age. Like we know that the great writers of the romantic age, हमारे पास जितने भी बड़ी राइटर्स है रोमांटिक एज का वर्जवत है, जैसे कि कॉलरिज है, उसने कुछ भी नहीं प्रोड्यूस की जो बड़े ग्रेट वैल्यू वाला है 1820 के बाद। मतलब 1820 तक वो कुछ ना कुछ करते थे, इसके बाद उसने कुछ भी नहीं प्रोड्यूस की। और हमारे पास विक्टोरियन एरा कब शुरू होता है? 1832 में। यहाँ पर उसने कुछ पब्लिश नहीं की। और हमारे पास जो यंगर रोमांटिक है, अनफॉर्चुनेटली वो बड़े यंग एज में, मतलब उसको प्री मैच्योर डेथ आ गई, बड़े यंग एज में वो मतलब चले गए। अगर हमारे पास यंगर रोमांटिक्स वो ज़िंदा होते तो ये हमारे पास जो रोमांटिक एज था वो बड़ा वो लेंथी हो जाता। ठीक है बेटा, अब देखिए तो मैंने बोला ना कि 1820 के बाद 1832 तक ये एरा अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि कोई लिटरेचर वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हुई। लेकिन अब हमारे पास जो 1832 में टेनिसन है, ब्राउनिंग है, आर्नल्ड है, डेकन है, टॉकरे हैं, रस्किन है, मैड्रिड है, स्वेनबॉर्न है, रोजेटी है एंड अदर, उनके ऊपर जो हमारे पास यंगर रोमांटिक्स है उनके थीम्स का, उनके स्टाइल का वो बड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो समझ आ गया आपको कि उसने कुछ प्रोडक्शन तो नहीं लाया, लेकिन उनके थीम्स, उनके स्टाइल, वही कुछ वो जो मिजाज रखता था, वही मिजाज उस जो हमारे पास विक्टोरियन राइटर्स हैं उनके ऊपर उसका बहुत बड़ा असर हुआ और उनके वर्क्स के अंदर ये चीज़ें हमें नज़र आते हैं। ठीक है बेटा। सो एंड दीज were who trying to in these who were trying to escape from its spell and were emerged with it while denouncing was Carlyle does in a style which instantly charged with emotional fire and visionary coloring। अब बेटा चंद राइटर्स ऐसे भी थे जो इससे एस्केप होते जाते थे। मतलब ये है कि अपने आप को ऐसा समझाते थे कि मेरे पास कोई रोमांटिक का इन्फ्लुएंस ना हो, जिस तरह हमारे पास कार्लाइल है। लेकिन बेटा इससे बढ़ के अगर हम देख ले सो 1870 के बाद जो हमारे पास 2 पीरियड्स आते हैं, प्री रेफिलिएटिव एंड एस्थेटिक मोमेंट आते हैं। तो इन मोमेंट्स के ऊपर फिर जो है हमें रोमांटिसिज्म बड़ा पीक पे नज़र आता है। बेटा फिर मैं आपको ये पॉइंट ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। आपको पता है कि हमारे पास जितने भी रोमांटिक राइटर्स हैं, ग्रेट राइटर्स, वो उसने तो कुछ वर्क प्रोड्यूस नहीं की। विलियम वर्ड्सवर्थ हमारे पास 1850 तक था, लेकिन उसने कोई काम नहीं प्रोड्यूस की क्योंकि वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ। अब कॉलरिज ने कुछ वर्क नहीं प्रोड्यूस की 1820 के बाद, उसने 1817 में कुछ वर्क प्रोड्यूस की, बाद में उसने कुछ नहीं प्रोड्यूस की। हमारे पास जो यंग राइटर्स थे, कीट, शेले इन जो हमारे पास बायरन है, वो उसको प्रीमेच्योर डेथ आ गई, लेकिन उसने जो वर्क 1820 तक प्रोड्यूस की उस काम का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था विक्टोरियन राइटर्स के ऊपर। और मैंने मेंशन भी की कि हमारे पास जिस तरह टेनिसन है, ब्राउनिंग है, डेकन है, टॉकरे एटसेट्रा है, उनके ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस। तो वो अपने वर्क में वही थीम्स वगैरह को एक्सप्लोर करते थे। और साथ साथ जब 1870 के बाद हमारे पास 2 मूवमेंट्स आते हैं, प्री रेफिलिएटिव एंड एस्थेटिक मोमेंट्स, ये एक्चुअली वंस अगेन रोमांटिसिज्म वॉज ऑन इट्स पीक। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि वी नो दैट नो डाउट दैट द रिफॉर्म एक्ट। अब बेटा दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, आपको इस बात का इल्म है कि हमारे पास 1832 में रिफॉर्म
एक्ट जो है वो पास हुई और फिर जो है 1864 में, और इस तरह जो है पूरा जो है वो वोटिंग राइट जो है, हाँ, उसको मिडिल क्लास को वोटिंग राइट और उसका वो डिमांड पूरा वो शुरू होने लगे। अब आपको इस बात का इल्म है कि इससे पहले वो बड़े क्राइसिस का सामना इंग्लैंड ने की। जिस तरह हमारे पास फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था 1879 में, और साथ साथ जो है हमारे पास नेपोलियन जो वार आया था इंग्लैंड के अंदर, उसने इन सारे क्राइसिस से पास होके अब जब उसने रिफॉर्म एक्ट पास की और दूसरा एक्ट, सब इंग्लैंड जो है वो अपने आप को ऑर्गेनाइज वो और अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब इंग्लैंड तरक्की कर रहे। लेकिन जैसे ही उसने वो तरक्की करना शुरू की, सो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रंट पे आ गई, एंड दैट वाज इकोनॉमिक वर्ल्ड। अब जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ बड़े टॉप पे रहे इंग्लैंड के अंदर और इकोनॉमिक वर्ड आ गई, द रिजल्ट वाज दैट द विक्टोरियन बिगेन टू थ्रो with the feverish temper of anxiety and trouble, the whole order of nation was threatened with an upheaval। अब बेटा याद रखिएगा, जब बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक अप्रोच आ गई और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होने लगे, तो इंग्लैंड के अंदर बहुत बड़ा एंजाइटी एंड ट्रबल्स आना शुरू हुआ। ये कैसा? देखिए बेटा, एक वक्त आया था कि इंग्लैंड बड़ा क्राउडेड बन गया था, सब लोग उनकी तरफ हो जाने लगे, तो यहाँ पर एक एंजाइटी और ट्रबल लोगों को सामने आ गया। तो मतलब ये है, ये जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच था उस वक्त, ये उनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन था। अब दिन फ्रॉम 1840 टू 1850 इंग्लैंड सीम टू बी ऑन द वर्जेस ऑफ सोशल रेवोल्यूशन, and his disturbed spirit was reflected especially in the novel with the purpose, so that the view made it clear that the continuation of romantic era, like the romantics were not interested in material world, and the same as the material world in the Victorian era, and they were the victim of anxiety and trouble। अब बेटा मैंने बोला कि सोशल रिवोल्यूशन आ गया। एक आपको रोमांटिक के टेम्पर का पता है कि वो कहते हैं ना, जैसे ही बेटा विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखा था, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। अब द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस वो क्यों लिखता है? वो कहते हैं कि सब लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ जा रहे हैं, हमें मटेरियल वर्ल्ड नहीं चाहिए, हमें वो नेचुरल वर्ल्ड की तरफ, ताकि वो हमें तसल्ली मिल गई, हम तसल्ली मिले, हम रिलैक्स करें, हम ज़िंदगी को एंजॉय करें। तो वो भी मटीरियलिज्म से, मटीरियल वर्ल्ड से दूर होना चाहता था। और साथ साथ इंग्लैंड के अंदर जितने भी राइटर्स उस वक्त के हैं या जितने भी लोग जो थे, ये मटीरियल उनके लिए उनके एंजाइटी का और उनके ट्रबल का एक वजह बना। तो बेटा ये भी एक पॉइंट है कि दोनों आपस में मिलते हैं कि रोमांटिक वो भी चाहते थे कि हम मटेरियल वर्ल्ड से दूर रहें, और साथ साथ विक्टोरियन भी चाहते हैं कि हम मटेरियल वर्ल्ड से दूर रहे। तो दिस वाज अनदर पॉइंट दैट हाउ दे द रोमांटिक एरा, द विक्टोरियन एरा इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ रोमांटिक एरा। ठीक है बेटा, दे वॉन्टेड टू बी फ्री फ्रॉम एंजाइटी। अब देखिए बेटा यहाँ पर स्टेटमेंट को आप थोड़ा, सो दिस व्यू मेड क्लियर दैट इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ रोमांटिक एरा, लाइक द रोमांटिक्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन मटीरियल वर्ल्ड, एंड सेम एज इन द मटीरियल वर्ल्ड द विक्टोरियन एरा, दे वर द विक्टिम ऑफ एंजाइटी एंड ट्रबल। दे वॉन्टेड टू बी फ्री फ्रॉम द एंजाइटी एंड ट्रबल। Actually, they wanted to be free from the material world, which was one of the main features of the romantic age। मतलब romantic भी यही चाहते थे, and so that is why critics claim that the Victorian age is the continuation of romantic age। बेटा मेरे ख्याल में यहाँ पर तो मैंने आपको क्लियर की कि कैसा जो है वो हमारे पास विक्टोरियन एज इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ रोमांटिक एज, और हाउ जो है विक्टोरियन एज के राइटर्स वो न्यू क्लासिकल राइटर्स से मिलते हैं। तो बेटा आज का ये लेक्चर हमारे पास हुआ कि हाउ द टेम्पर ऑफ द विक्टोरियन राइटर वॉज। तो बेटा यहाँ तक आप लोग का कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, सवाल ना हो तो मेरे साथ रहे इंशाल्लाह बेटा आप लोगों के
इल्म में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा बेटा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एक किताब में ना स्टडी करूँ बेटा, यकीन माने मैं पूरा दिन इसमें लगा रहा हूँ क्योंकि मैं किस बेहतर से बेहतर लेक्चर में आप लोगों के लिए तैयार कर सकूँ। और बेटा इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन योर टेस्ट, ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स आर इंटरव्यू क्वेश्चंस। लाइक इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन हाउ विक्टोरियन एज इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ रोमांटिक एज, और explain how the Victorian writers met similarities with the new classical writer। तो बेटा हाउ पर आप इसको डिपेंड करेंगे, तो काइंडली बेटा मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोगों का ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटा आपको फिर मैं यकीन दहानी देता हूँ कि हमारे पास बी.आर. मलिक हिस्ट्री के कंप्लीट MCQs नोट्स हैं जो आपके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वो मौजू हैं, मुनासिब है। तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है बेटा, आप कांटेक्ट करें, वो आप लोगों के लिए है। दूसरी बात बेटा, आप इस ज़माने में हो कि इंसान चाँद पे कदम रख सकता है, हवा में उड़ सकता है, एक वेमेन एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो एक मामूली सा टेस्ट पास करना या इंटरव्यू पास करना, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। तो बेटा बहुत आसान है, इसके लिए चाहिए अज़म और पक्का इरादा। इंशाल्लाह बेटा आप अज़म और पक्का इरादा हार्ड वर्कर बने, इंशाल्लाह कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।